आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में, किसमें जिक्र है? भाग 3। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22। ठीक, जिसमें भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार का जिक्र है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार का जिक्र है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये दो सवाल हो गए। अब है कि मौलिक अधिकार का जिक्र हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार का जिक्र है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 के बीच में 24 अनुच्छेद हैं, लेकिन चूंकि संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया है, तो टोटल अनुच्छेद बच जाते हैं 23। ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, ये सवाल आया था। आंसर होगा 23। टोटल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। देखिए, जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, यानी 7। बाद में एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण मौलिक अधिकार की संख्या घट के कितनी हो गई? 6। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार का जिक्र है, तो आंसर क्या हमारा आ जाएगा? 6। अब अगला सवाल है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित किन किन अनुच्छेदों को मौलिक अधिकार सूची से अलग किया गया? तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था, पहले तो ये अनुच्छेद 31 में इसका जिक्र था, और साथ ही साथ अनुच्छेद 19(1) का जो एफ है, यानी छठा, उसमें भी उसका जिक्र था। तो इन दोनों को यहां से हटा दिया गया। चलिए अगला सवाल कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब अलग किया गया? ये अलग किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कब अलग किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसे भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला मौलिक अधिकार जो है वो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसका जिक्र है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। तीसरा जो मौलिक अधिकार है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यह अनुच्छेद 23 और 24, दो अनुच्छेद हैं इसमें। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद हैं। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और 30। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह है अनुच्छेद 32 में जिक्र। यानी ये 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस किस अनुच्छेद में, ये भी ध्यान रखिएगा, बाद में इस पर भी चर्चा होगी। देखिए अगला सवाल है कि कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं अगर कोई बाहरी आक्रमण, युद्ध हो गया या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया। यह है अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 352। ये याद रखिएगा, बड़ा फेमस है 352। तो उसमें जो अनुच्छेद 20 और 21 है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में। तो ये जो दो अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद कौन से मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं
और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा हो जाएगी तो अनुच्छेद 19 ये स्वतः निलंबित हो जाएगा और इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 358 में। बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसमें एक कंडीशन इसमें ऐड ये किया गया कि जो अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो रहा है वो तभी निलंबित होगा जब ये राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण हुआ हो। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपात में एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब राष्ट्रीय आपात लग जाती है तो राष्ट्रपति को एक पावर दे दिया गया है अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि मौलिक अधिकार, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाते हैं। कौन से कोर्ट है वो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति के पास ये पावर हो जाता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जो आपके पास पावर है कोर्ट में जाने का, वो उसको निलंबित कर देते हैं। यानी आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बशर्ते केवल दो अनुच्छेद उससे अलग है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल उसी से संबंधित था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश से मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 359, याद है 358 और 359, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 352 तो है ही राष्ट्रीय आपात। चलिए, अब अगला सवाल है कि क्या मौलिक अधिकार को संसद खत्म कर सकती है? मौलिक अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता है क्योंकि ये संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो आंसर क्या होगा कि नहीं। अब आगे सवाल है कि क्या मौलिक अधिकार को संसद संशोधित कर सकती है? तो हाँ, संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि क्या मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तभी हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगती है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। उसमें अपवाद था अनुच्छेद 20 और 21, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में हम किस न्यायालय में जा सकते हैं और किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत वो रीट जारी करता है और हाई कोर्ट में हम जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? देखिए, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है ये, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें कही गई हैं। प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ही है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, अगला सवाल है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, विधि के समक्ष समता यानी कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी। तो ये इस विचार को लिया गया था इंग्लैंड के संविधान से। ये एक सवाल पूछा हुआ है हाई कोर्ट के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और विधियों का समान संरक्षण, ये जो विचार है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र पर समान रूप से लागू होता है, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र पे समान रूप से लागू होता है, इसका जिक्र है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12। अगला सवाल है कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र का जिक्र क्या संविधान में किया गया है? नहीं, इसका जिक्र संविधान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। अगला सवाल देखिए, कौन से मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है?
देखिए मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30, यानी ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं ये केवल देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला सवाल है कि कौन से मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो उसमें है 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब जो मौलिक अधिकार हैं ये देश के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। देखिए अगला सवाल है कि किसी भी कानून से या रूढ़ि, अंधविश्वास या परंपरा से अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जिक्र है अनुच्छेद 13 में। 12 में जिक्र था कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में मौलिक अधिकार लागू होगा, और 13 ये है। एक अगला सवाल है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो दे रहा है कि आखिर में किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां 2002 में। ऐसे अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया था। अब हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है उन पर एक बार चर्चा कर ले। देखिए अनुच्छेद 14, मौलिक अधिकार 6 थे। समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 5 अनुच्छेद समता के अधिकार के अंतर्गत थे। तो अब हम उन पर चर्चा करें। देखिए 14 ये क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के नजर में सब लोग क्या है? समान है, और समान लोगों के साथ हमारा जो कानून है वो समान रूप से व्यवहार करता है। इस बात को ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अगला है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग यानी स्त्री है या पुरुष है, या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह है अनुच्छेद 15। यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबका अपवाद भी है, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगला देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार अगर कोई नौकरी निकालती है तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। ये कहा गया अनुच्छेद 16 में। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सरकार को अगर ये लगती है कि भाई कोई सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है तो उसे वो आरक्षण दे सकती है, इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देखिए, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। गांव में पहले आप देखते होंगे कि लोग बड़ी जाति और छोटी जाति के बीच में बड़ा विभेद था। लोग, कोई छोटी जाति है तो उससे कहते थे कि यहां मत बैठो, पानी नहीं पियो, ये सब बहुत सारी बातें थी। तो उसे हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो हमारे संविधान में इसका अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। ये देखिएगा बड़ा फेमस है ये अनुच्छेद। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध कर दिया गया। अगर आप कोई ऐसा करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। अगला, उपाधियों पर रोक, यानी कोई भी टाइटल जो पहले होता था कि राजा, महाराजा, या कोई लोग विदेशों से टाइटल ले लेते थे, जैसे हम लोग देखते हैं इतिहास में नाइटहुड की उपाधि है, सर की उपाधि है, तो इन सब पे हमारे संविधान में रोक लगा दी गई। केवल 2 उपाधि मिलता है, एक तो सेना से संबंधित हो जैसे परमवीर चक्र वगैरह ये सब, और फिर पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड आप ले सकते हैं। बाकी जो भी उपाधि अलग से थी वो सबको बंद कर दिया गया। यानी उपाधियों पर रोक, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। यानी 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये 4 अनुच्छेद उसमें आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। अब हम पहला चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 पर।
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये अनुच्छेद किसमें जिक्र है? अनुच्छेद 19(1) के ए में। देखिए, अनुच्छेद 19 में जो है ना 6 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहले था 7, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो इसमें से भी एक जो कॉलम था अनुच्छेद 19(1)(f), उसको यहां से हटा दिया गया, तो अब ये बच गए 6। तब हम 6 को याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्रम से भी पूछ देता है। तब पहला क्या था इसमें कि भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप बोलिए भाई जो आपको बोलना है, जो उचित लग रहा है आपको। अच्छा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसका कोई आपके पास प्रूफ ना हो, या कोई गलत बात आपको नहीं बोलना है जो इस देश के विरुद्ध जाए या हमारे कानून का उल्लंघन करे, तो फिर उस पर रोक लग जाएगी आपकी। देखिए, दूसरा क्या है कि कहीं भी निशस्त्र होकर सार्वजनिक स्थान पर सभा करना। भाई आप कहीं एक जगह मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट को पहले आप इंफॉर्म कर दें, तो इसका जिक्र किया गया 19(1)(b) के तहत। देखिए, पहला में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है आपकी। दूसरा, आप सभा कर सकते हैं। तीसरा क्या है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई संगठन बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह है अनुच्छेद 19(1)(c), यानी तीसरा है संघ या संगठन बनाना। चौथा है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, यह है डी में। अब अगला है, भाई अब गए कहीं, आपको मन किया कि हम यहीं बस जाएं, तो 5वें में क्या है? देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। और अगला है कि कहीं आप बस गए तो वहां पे आप कोई भी अपना रोजगार कर लें, तो यह है छठा, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। यानी 19 में हमने क्या देखा कि 6 बातें कही गई। पहला, बोलने की स्वतंत्रता आपको है। दूसरा, सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। पांचवा, भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता है। और छठा, जीविकोपार्जन की आपकी स्वतंत्रता है। ये आप याद रखिए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। इसमें कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसे तब तक सजा ना दी जाए जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसे अपने अपराध के विरुद्ध में खुद साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, ये उसके मौलिक अधिकार है। अब अगला देखिए, अब अगला अनुच्छेद है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के एक गरिमामय वातावरण में जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि आज शहरों में चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है, तो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वच्छ वायु की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित हैं। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, जीवन जीने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, ये सारी चीजें जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। अब अगला देखिए, अनुच्छेद 21(a). 21(a) जो है इसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। ऐसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 21 के। चलिए, अब अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर हो रही है तो उसे भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाई, क्या क्या अधिकार उसे दिए गए? आप जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसे आपको बताना है कि आपका जुर्म क्या है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, वो व्यक्ति अपने वकील से बात कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। और तीसरा, आप उसे 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यानी गिरफ्तारी में भी लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। और एक है देखिए निरोध से संरक्षण।
देखिए, गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। एक तो आपने अपराध किया तो आपकी गिरफ्तारी हुई, और दूसरा सरकार को अगर कोई शक है कि भाई आगे अपराध हो सकता है तो उसमें भी लोगों को निरोध कर लेती है, यानी कि रोक लेती है, हिरासत में ले लेती है। तो उससे भी सरकार को उससे संबंधित कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। अब अगला देखिए, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है और अनुच्छेद 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत ये दोनों अनुच्छेद आएंगे। तो देखिए, 23 में कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, बच्ची हो, उसका आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले लोग खरीद बिक्री करते थे गरीब लोगों का, तो ये आप नहीं कर सकते हो, कोई उनसे गलत कार्य नहीं करा सकते हो। और दूसरा क्या है कि बलात् श्रम, यानी अगर उनका मन नहीं है फिर भी आप उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, ठीक ना, बेगार की तरह, जिसे उनको पैसा भी नहीं दिया और उनसे काम भी करा लिए, तो ये ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक, ये अनुच्छेद 23 में। अब देखिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, ठीक, उनसे आप कोई भी खतरनाक कार्य न कराएं। ये उनका मौलिक अधिकार है उन बच्चों का कि भाई उन्हें आप किसी ऐसे काम में न लगाएं जो कि उनके जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकता है। बाद में गवर्नमेंट ने जो है ना 2006 में, पहले लोग क्या करते थे, किसी घरेलू नौकर के रूप में काम करवाते थे बच्चों से, तो घरेलू नौकर में कोई खतरनाक वाली काम तो है नहीं। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने नियम बना दिया 2006 में, और उसमें उसने ये नियम बना दिया कि आप उनसे घरेलू नौकर के रूप में या किसी होटल में भी आप उनसे काम नहीं करवा सकते। ये था 24। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखें। अब आगे है धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, चार अनुच्छेद उसमें थे धर्म की स्वतंत्रता में। तो भाई पहला क्या है इसमें देख ले हम लोग। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके मन में भाई जो विश्वास है, भगवान है नहीं है, ये सब आपका अपना विचार है, ठीक ना। जिस धर्म को आपको मानना है मानिए, हिंदू है तो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, कोई मुसलमान धर्म को मान रहा है, कोई सिख, कोई ईसाई, यानी ये इसकी आपकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ये है अनुच्छेद 25। अब आगे देखिए अनुच्छेद 26। देखिए अनुच्छेद 26 कहता है, अब अगला है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए, कोई भी आप अगर धर्म को मानते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मंदिर है तो उसका प्रबंधन करना है, ठीक ना। तो इन सब कार्यों की करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपना ट्रस्ट चलाइए, मंदिर का देख रेख कीजिए, जो भी करना है कीजिए, ये आपको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 27। 27 ये कहता है कि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, उसमें अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो सरकार उस पर टैक्स आपसे नहीं लेगी। ये है अनुच्छेद 27। अब देखिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 जो है ये कहता है कि अगर राज्य द्वारा, पूर्णतः राज्य का अगर कोई संस्थान है तो उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, ठीक। लेकिन अगर राज्य से सहायता प्राप्त अगर कोई शिक्षण संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य ही है धर्म से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए कोई संस्कृत महाविद्यालय हो जिसे सरकार ऐड देती हो, चाहे कोई उर्दू महाविद्यालय हो, तो उसमें क्या है कि अगर कोई प्रार्थना वगैरह हो रहा है और आपका मन नहीं है कि हम उस प्रार्थना में शामिल हों, तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक। तो यह है अनुच्छेद 28, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें दो अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 29 और एक है अनुच्छेद 30। देखिए 29 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, खास करके जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। देखिए अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी है तो वो अपनी शिक्षा संस्थान जो है स्थापित कर सकता है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बचाने का अधिकार है, जिसके लिए वो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है, ठीक ना। सरकार अगर किसी को सहायता दे रही है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये है अनुच्छेद 30।
शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। चलिए अब हम लोग अगला देखें अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जो है यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोई आपसे मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो आप इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। तो वहां सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करती है। चलिए अगला देखें। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 33। इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए, संसद को यह अधिकार है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी या अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। देखिए, मौलिक अधिकार तो सबको दिया गया है, लेकिन है क्या कि जैसे हमारी जो सेना है या हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर वो भी उसी मौलिक अधिकार की मांग करने लगेगा तो फिर ये तो सारा मामला अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए अनुच्छेद 33 के तहत दिया गया है कि ये संसद को अधिकार है कि जो उचित प्रतिबंध लगाना है वो उस पर लगा सकती है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार पर ये ध्यान रखिएगा। ये है अनुच्छेद 33। अगला देखिए अनुच्छेद 34। मौलिक अधिकार जो है पूरे देश में लागू है, पूरे राज्य क्षेत्र जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। लेकिन अगर कहीं पे मार्शल लॉ लागू हुआ है, यानी सैन्य कानून किसी किसी क्षेत्र में लगा दिया जाता है, जहां की स्थिति अगर मान लो सही नहीं है, जहां ज्यादा विद्रोह वगैरह हो रहा हो, तो उस एरिया में जहां पर ये लगा रहेगा वहां पे मौलिक अधिकार जो है वहां पर प्रतिबंध लग जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र के लोग भी अब मांग करने लगे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अगला देखते हैं। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। हमने देखा कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन हो जाएगी और ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो यह है अनुच्छेद 32। अब अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो 5 प्रकार के रीट हैं इनसे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। हम लोग किसी अगले वीडियो में भी इस पर चर्चा करेंगे। जनरली आप लोग जान लें कि ये 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। दूसरा है परमादेश, मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, सर्ट्योररी। और 5वां है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंट। तो ये 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में। चलिए अगला सवाल है कि किस न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक या गारंटी देने वाला बताया गया है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, अब अगला सवाल है कि मैग्ना कार्टा क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है इसका सबसे पहले जिक्र जो है वो हुआ था इंग्लैंड में। वहां का जो राजा था किंग जॉन, जो 1215 में अपने लोगों को कुछ अधिकार दिया था, तो उसे ही हम लोग बोलते थे मैग्ना कार्टा। तो अब एक सवाल ये पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहते हैं? तो चूंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है और मैग्ना कार्टा का भी संबंध मौलिक अधिकार से ही है, तो इसलिए भाग 3 को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। तो इससे दोनों सवाल आप ध्यान में रखिएगा। मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहा इंग्लैंड का राजा किंग जॉन 1215 में जो अधिकार दिया था उसी को कहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार के विचार का सूत्रपात वहीं से हुआ, इंग्लैंड से ही। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई? तो वो था अमेरिकी संविधान में। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार ये किसी भी व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन जीने के लिए अति आवश्यक अधिकार है। इस अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति एक प्रतिष्ठा के साथ, एक इज्जत के साथ समाज में जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए इस मौलिक अधिकार को इतनी सुरक्षा दी गई है। देखिए, किसी भी कोर्ट में जाने का जो नियम है कि पहले आप सिविल कोर्ट जाते हैं, फिर वहां से
केस का जो भी निर्णय होता है, उसके बाद आप जाते हैं हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए, मौलिक अधिकार के लिए आपको सीधे भेज दिया जा रहा है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो फिर हाई कोर्ट। यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में इसका। तो हमारे देश में भी इस अधिकार की मांग लोगों ने कर रहे थे। तो इससे पहले जो है, जब देश आजाद नहीं था, तो हमने काफी प्रयास किया कि भाई हमारा भी जब संविधान बनेगा तो उसमें इस अधिकार को ऐड किया जाएगा। तो हमने इसके लिए काफी प्रयास किया था। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि आजादी से पूर्व भारत में कब कब मौलिक अधिकार पर चर्चा या मांग की गई? तो कई सारे वैसे मौके आए जहां पे हम लोगों ने मांग भी की और उस पर चर्चा भी हुआ। जैसे देखिए, एनी बेसेंट का एक आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, उसमें भी मौलिक अधिकार पर बात हुई। फिर एक बिल था द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, उसमें भी जिक्र हुआ। फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1927 में, उसमें भी मौलिक अधिकार पर जिक्र किया गया। फिर 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें भी मौलिक अधिकार का जिक्र हुआ। फिर कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ कराची में 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां भी मौलिक अधिकार का जिक्र हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड, तो उन्होंने वहां पर भी मौलिक अधिकार की मांग की थी। फिर बाद में जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, तो उसने भी मौलिक अधिकार पे चर्चा की और कहा कि भाई आप एक ग्रुप, एक कमिटी बनाकर इस पे विचार कर ले और लोगों को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराया जाए, जो भी नया संविधान बन रहा है उसमें। तो ये था सवाल। अगला सवाल है कि संविधान सभा में मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में सिफारिश करने के लिए किसके नेतृत्व में एक परामर्शदाता समिति का गठन किया गया था? तो वो गठन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो परामर्शदाता समिति थी, इसमें भी कई सारी उप समितियां बनी थी, जिसमें एक उप समिति थी जो केवल मौलिक अधिकार पर जिक्र कर रही थी। तो सवाल ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और दूसरा था कि अल्पसंख्यक से संबंधित जो उप समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। ये दोनों नाम याद रखिए। अगला है कि भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है? भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, मौलिक अधिकार पे जो ये कमेटी बनी, इस पे काफी चर्चा हुई, तभी तो संविधान में शामिल किया गया। तो सवाल ये उठता है कि संविधान सभा तथा उसकी विभिन्न समितियों में विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद एक व्यापक अधिकार पत्र तैयार हो गया, जिस पर लगभग कितने दिनों तक चर्चा हुई थी? देखिए, 38 दिनों तक ये चर्चा हुई थी। 11 दिन उप समिति में चर्चा हुई, जो जेबी कृपलानी के अंडर में बना था। फिर 2 दिन परामर्श दाता जो समिति थी, जो पटेल जी के नेतृत्व में था, और फिर बाद में संविधान सभा में इस पर 25 दिन तक बहस हुई, तब जाके मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में ऐड किया गया। अब देखिए, अगला सवाल यह है कि 24वें संविधान संशोधन 1971, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि संविधान के किसी भाग में संसद को यह पावर है कि वो संशोधन कर सकती है। ठीक, अब उसमें जो है एक चुनौती दी गई। एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब देखिए, अगला एक सवाल था कि जो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संसद की संशोधन की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऊपर हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ने क्या कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान डाल दिया गया कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है, उसे आप चुनौती ही नहीं दे सकते हो न्यायालय में, ठीक ना। और संसद की संशोधन करने की जो सीमा है, उसका कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इस नियम को फिर से चुनौती दे दी गई। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, एक केस हुआ
और मिनर्वा मिल बना भारत संघ। तो उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत फेमस केस था, आप इन दोनों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं, और मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, कोई वीडियो बनाकर उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।